Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Umar Rashid, lecturer in zoology from University of Education फैसलाबाद कैंपस। आज के इस लेक्चर में हम सिबलिंग स्पीशीज़ को देखेंगे कि सिबलिंग स्पीशीज़ क्या होती हैं और सिबलिंग स्पीशीज़ का ओल्ड नेम क्या था, एनिमल किंगडम में सिबलिंग स्पीशीज़ का क्या रोल है और इनके क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, इनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इनकी कुछ एग्जांपल्स को भी हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम स्टूडेंट्स सिबलिंग स्पीशीज़ की डेफिनेशन के हवाले से बात करें तो सिबलिंग स्पीशीज़ को कई तरह से डिफ़ाइन किया गया है। जैसे अर्नेस्ट मायर ने 1963 में पेज नंबर 34 पे सिबलिंग स्पीशीज़ को ऐसे डिफ़ाइन किया था कि दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और आइडेंटिकल पॉपुलेशंस बट दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, यानी जो ऐसी पॉपुलेशंस जो कि मॉर्फोलॉजिकली या दिखने में तो एक जैसी हों लेकिन रिप्रोडक्टिवली क्या हों, आइसोलेटेड हों। इसी तरह से यहाँ पे आप एक ये डेफिनेशन देख रहे हैं सबसे पहली लाइन में कि डिफरेंट स्पीशीज़ दैट आर इनडिस्टिंग्विशेबल इन ऑर्गेनिज्मल अपीयरेंस आर कॉल्ड सिबलिंग स्पीशीज़, यानी ऐसी मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो कि दिखने में बिल्कुल एक जैसी नज़र आ रही हों, उनके अपीयरेंस ऐसे लगे ही ना कि ये दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, हालाँकि वो रिप्रोडक्टिवली क्या हों, आइसोलेटेड हों, तो उनको हम सिबलिंग स्पीशीज़ का नाम दे रहे होते हैं। अब सिबलिंग स्पीशीज़ को कई तरह से डिफ़ाइन किया गया, जिनमें से मैं कुछ डेफिनेशंस आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक इनमें ये भी डेफिनेशन है कि विच डिफ़र हार्डली एट मॉर्फोलॉजीज येट आर गुड बायोलॉजिकल स्पीशीज़, तो इनको सिबलिंग स्पीशीज़ कहा जाता है। ऐसे ही कि एक्सट्रीम सिमिलैरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट स्पीशीज़, कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर अगर इंडिविजुअल्स की बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी आ रही हो तो वो क्या होंगी, सिबलिंग स्पीशीज़ होंगी। ऐसे ही कि स्पीशीज़ विच लुक अलाइक बट कैन नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर आर टर्म्ड एज सिबलिंग स्पीशीज़। तो यानी सिबलिंग स्पीशीज़ को आपने देखा कि जो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर या आइडेंटिकल होती हैं लेकिन रिप्रोडक्टिवली क्या होती हैं, आइसोलेटेड होती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सिबलिंग स्पीशीज़ जो होती हैं ये बनती कब हैं, तो सिबलिंग स्पीशीज़ जो होती हैं ये उस वक्त बनती हैं जब एलोपैट्रिक पॉपुलेशंस जो होती हैं उनके अंदर डाइवर्जेंस हो रही होती है। अब एलोपैट्रिक पॉपुलेशंस जो होती हैं ये कैसी पॉपुलेशंस होंगी, एलो का मतलब है एनदर और पैट्रिया का मतलब है लैंड, तो इसका मतलब क्या है, इन एनदर प्लेस, यानी एलोपैट्री का मतलब ही ये बन रहा है कि ऐसी पॉपुलेशन या स्पीशीज़ जो कि फिजिकली जो है वो आइसोलेटेड होती है बाकी ग्रुप्स में से, यानी जो बाकी ग्रुप्स होंगे उनके दरमियान क्या होगा, इस स्पीशीज़ के साथ एक कोई भी फिजिकल बैरियर आ जाएगा या कोई भी आइसोलेटेड एरिया होगा जहाँ पे ये जो है ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे। तो जब भी यानी एलोपैट्रिक पॉपुलेशंस जो होती हैं उनके अंदर डाइवर्जेंस होती है, वो सीजनल टाइमिंग के साथ साथ उनकी जब रिप्रोडक्शन हो रही होती है या फिर उनमें क्या होता है कि उनके ऑडिटरी बिहेवियरल या केमिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो मेटिंग के लिए जब उन्हें चाहिए होते हैं तो उनमें जब चेंज आ जाता है तो उससे क्या होता है कि सिबलिंग स्पीशीज़ जो होती हैं ये वजूद में आती हैं। तो अब सिबलिंग स्पीशीज़ को अगर हम देखें तो दे आर एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस, तो इनमें क्या होता है कि फिर एवोल्यूशन के साथ साथ इनके अंदर डाइवर्जेंस होती चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्री मेटिंग जो बैरियर्स होते हैं, इफेक्टिव प्री मेटिंग बैरियर्स, वो जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनका पेरेंट्स तो एक जैसा ही रहता है लेकिन इनमें क्या होता है कि प्री मेटिंग बैरियर्स आ जाते हैं, यानी मेटिंग से हो ही नहीं पाती है कि ये क्या हो जाती हैं, रिप्रोडक्टिवली ही आइसोलेटेड ऐसे इंडिविजुअल्स हो जाते हैं। यानी इसमें हुआ क्या है बेसिकली कि एलोपैट्रिक जो है वो पॉपुलेशंस थी, यानी कि ऐसी पॉपुलेशंस, एलोपैट्रिक पॉपुलेशंस ऐसी होती हैं जिनको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ पॉपुलेशन और स्पीशीज दैट इज फिजिकली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सिमिलर ग्रुप्स बाय एन एक्सट्रिंसिक बैरियर टू डिस्पर्सल, ठीक है ना। तो इस तरह की जो पॉपुलेशंस होंगी उनके अंदर फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से उनके फीचर्स जो होते हैं वो तो एक जैसे ही रह जाते हैं लेकिन उनके अंदर प्री मेटिंग बैरियर आ जाता है। तो यानी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के अंदर एक प्री मेटिंग बैरियर होता है और एक पोस्ट मेटिंग होता है, तो इनके अंदर क्या आता है, प्री मेटिंग बैरियर्स आ जाते हैं। तो सिबलिंग स्पीशीज़ जो होती हैं ये मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर भी पाई जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिलिएट्स के अंदर भी सिबलिंग स्पीशीज़ हैं, फ्लाइज के अंदर भी हम देखेंगे, जैसे ड्रोसोफिला में हम देखेंगे कि ड्रोसोफिला सूडो ऑब्स्क्योरा है, ड्रोसोफिला परसीमाइलस है, तो ये जो दोनों हैं ये सिबलिंग स्पीशीज़ हैं। ऐसे सैलमेंडर्स के केस में भी, यानी कि ये मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो हैं एनिमल्स के सिबलिंग स्पीशीज़ जो हैं ये पाई जाती हैं। अब सिबलिंग स्पीशीज़ जो होती हैं इसकी काफ़ी एग्जाम्पल्स हम अपने आज के इस लेक्चर में भी देखते हैं। अब अगर हम स्टूडेंट्स सिबलिंग स्पीशीज़ की हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो सिबलिंग स्पीशीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आज से तकरीबन 50-60 साल पहले टैक्सोनॉमिस्ट ने बेशुमार अपना काम किया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से सिबलिंग स्पीशी को आइडेंटिफाई किया। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर हम एनोफिलीज मैक्यूली पेनिस कम्प्लेक्स को देखें जो कि एक यूरोपियन सिबलिंग स्पीशीज़ का ग्रुप है जिसके अंदर 6 सिबलिंग स्पीशी पाई जाती हैं, जिसको हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे। तो उनका डिफरेंस किस बुनियाद पर था, उन सिबलिंग स्पीशीज़ को फाइंड आउट करने के लिए इकोलॉजिकल एनालिसिस
किया गया, मतलब हर एक ब्रीडिंग बिहेवियर था, ब्रीडिंग हैबिटेट था, जिसको हम देखेंगे अपनी उस लास्ट स्लाइड के अंदर कि वो कैसे वेरी करता था, जिसकी बुनियाद पे देखा गया कि एनोफ्लीज मैक्यूली पेनिस कम्प्लेक्स है एक पूरे का पूरा, जिसमें 6 सिबलिंग स्पीशीज़ पाई जाती थी, ना कि कोई एक स्पीशी थी। और उनमें से कुछ मलेरिया का बायस बनती थी, यानी कि कुछ जो थी वो बड़ी ख़तरनाक थी जो मलेरिया का बायस बनती थी यूरोप के अंदर, और कुछ मलेरिया का काज थी ही नहीं बिल्कुल भी। इसी तरह से क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन जो है ये दूसरा इसमें एक तरीकाकार था, जिसमें जो है वो ड्रोसोफिला सूडो ऑब्स्क्योरा और ड्रोसोफिला पर्सी माइलस जो है यानी ड्रोसोफिला की सिबलिंग स्पीशी को फाइंड आउट किया गया। और ब्रीडिंग टेस्ट जो है ये भी इसमें जो है वो स्पीशीज़ के फिर किए गए, मतलब देखने के लिए कि क्या ये आपस में इंटरब्रीड करती हैं या नहीं करती हैं। आपको बताया है ना कि सिबलिंग स्पीशीज़ क्या होती हैं, दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, वो आपस में इंटरब्रीड नहीं करती हैं। तो इस तरह से फिर ये देखा गया कि अक्सर जो पॉपुलेशंस होती थी एनिमल्स की, उनके अंदर बेशुमार सिमिलैरिटी पाई जाती थी मॉर्फोलॉजिकली, हालांकि वो आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर रही होती थी। तो वो जो पॉपुलेशन थी उन्हीं को तो सिबलिंग स्पीशीज़ कहा जाता है ना, कि वो क्या होती थी कि वो हर तरह से स्पीशी क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रही होती थी, सिवाय इसके कि वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट नहीं थी, यानी मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्टनेस नहीं थी उनमें कि वो एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आ रही हों, वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल एक जैसी ही, सिमिलर ही या आइडेंटिकल ही नज़र आ रही होती थी। तो अर्नेस्ट मायर ने जो है सबसे पहले ये टर्म को 1942 में सिबलिंग स्पीशी को जो है वो कॉइन किया था। इनके लिए कॉइन किया था फॉर सच पेयर्स और ग्रुप्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकली नियरली और कंप्लीटली आइडेंटिकल स्पीशीज ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश, ठीक है ना। तो उसने इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन की थी, क्योंकि जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग टर्म्स थी वो भी इनके लिए एग्जिस्ट करती थी। जैसे अब जर्मन में इनके लिए टर्म थी जैशविस्टर, ठीक है ना। तो जैशविस्टर जो था इसका मतलब ही सिबलिंग है, ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है सिबलिंग, यानी ब्रदर एंड सिस्टर, जिस तरह आपको पता है ना, उनके लिए भी हम सिबलिंग वर्ड बोल देते हैं। तो इसी तरह से फिर स्पीसीज जो मैलिस जो है ये भी एक टर्म यूज होती थी इन्हीं सिबलिंग स्पीशीज के लिए पहले, यानी प्रीवियस टर्म्स ये वाली होती थी, एक जैशविस्टर और दूसरी स्पीसीज जुमेलिस। तो इस तरह से अब सिबलिंग स्पीशीज़ को और भी कई तरह से यानी कि जो है पुराने वक्तों में इनको डिफाइन किया जाता रहा है, जो कि ट्रू नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल इनको बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल स्पीशीज़ भी कहा जाता रहा है, रेसिस भी कहा जाता रहा है, क्रिप्टो स्पीशीज़ भी इनको कहा जाता रहा है, और फिनॉन भी कहा जाता रहा है। फिनॉन तो आपको पता है ना कि डिफरेंट फॉर्म्स और फिनोटाइप्स दैट में अकर विद इन अ सिंगल पॉपुलेशन, तो ये आप पढ़ चुके हुए हैं ऑलरेडी लेक्चर में। तो इस तरह से इनको कई तरह से जो है वो प्रीवियसली डिफाइन किया जाता रहा है। हालांकि अब अगर हम देखें तो क्रिप्टिक स्पीशीज जो होती हैं वो क्या होती हैं कि 2 और मोर स्पीशीज हिडन अंडर 1 स्पीशीज नेम, यानी 2 या 2 से ज्यादा स्पीशीज जो कि एक ही स्पीशीज नेम के नीचे हिडन होती हैं, तो उनको क्रिप्टिक स्पीशीज कहा जाता है। जबकि सिबलिंग स्पीशीज क्या होती हैं, सिबलिंग स्पीशीज इज यूज्ड फॉर 2 क्रिप्टिक स्पीशीज दैट आर ईच अदर्स क्लोजेस्ट रिलेटिव, यानी 2 कोई भी क्रिप्टिक स्पीशीज जो कि एक दूसरे के क्लोजेस्ट रिलेटिव होंगी उनको जो है वो सिबलिंग स्पीशी अब कहा जाता है। जबकि क्रिप्टिक स्पीशी क्या होती हैं कि 2 या 2 से ज्यादा स्पीशीज जो कि एक ही स्पीशीज के नाम के अंडर आ रही हों, उसको हम क्रिप्टो स्पीशी का नाम दे रहे होते हैं, या क्रिप्टिक स्पीशी भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्रिप्टिक स्पीशीज और सिबलिंग स्पीशीज में थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी 2 कोई भी क्रिप्टिक स्पीशीज जो कि एक दूसरे के क्लोजेस्ट रिलेटिव भी हों उनको फिर हम क्या कहते हैं, उनको फिर हम जो है वो सिबलिंग स्पीशीज का नाम दे रहे होते हैं। और क्रिप्टिक स्पीशी हो गई या सिबलिंग स्पीशीज हो गई, इन सब स्पीशीज को इस तरह के जो है जैसे स्पीशी फ्लॉक हो गया टर्म, तो इसके लिए एक टर्म स्पेशल यूज होती है इन सब के लिए आजकल जो है मॉडर्न यानी कि टेक्सोनोमी में, वो है स्पीशीज कॉम्प्लेक्स। इन सब के लिए एक टर्म जनरल जो यूज होती है दैट इज स्पीशीज कॉम्प्लेक्स। अब अगर हम स्टूडेंट सिबलिंग स्पीशी के हवाले से बात करें तो अर्नेस्ट मायर ने 1948 में एक सर्वे किया, तो उसने बताया कि बहुत सारे जो एनिमल किंगडम के अंदर ग्रुप्स हैं उनके अंदर सिबलिंग स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो सिबलिंग स्पीशी को फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है, इसके लिए आपको पता है कि एक तो टेक्सोनोमिस्ट जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज होना चाहिए एनिमल्स के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इसके अलावा उसके पास बेशुमार टेक्निक्स होनी चाहिए जिनके ज़रिए वो एनालिसिस कर सके और ग्रुप्स में फाइंड आउट कर सके कि किस ग्रुप के अंदर सिबलिंग स्पीशीज़ पाई जाती हैं और किस ग्रुप में नहीं पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये जो मेथड्स होते हैं इनसे फिर क्या पता चलता है कि जिन 2 ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जाम्पल हैं 2 मुख्तलिफ स्पीशीज़ के, अगर उनके अंदर जो है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी आ रही हो और वो आपस में रिप्रोडक्शन ना कर रहे हों, यानी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हों, तो हम कह सकते हैं कि दे आर सिबलिंग स्पीशीज। तो अब वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या तो डायरेक्ट होगी या ऐसे भी हो सकती है कि इट कैन बी बाय एस्टैब्लिशिंग डिसकंटिन्यूटीज बिटवीन द नियरली आइडेंटिकल पॉपुलेशंस। अब कुछ सूटेबल मेथड्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम जो हैं वो सिबलिंग स्पीशी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनमें से ये देखें, सबसे पहले है बायोमेट्रिक।
तो बायोमेट्रिक मेथड्स जो हैं ख़ास तौर पे जो हैं ये फ़िश की टैक्सोनॉमी के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अब बायोमेट्रिक को अगर आप डिफ़ाइन करें तो बायोमेट्रिक्स आर बायोलॉजिकल मेजरमेंट्स और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स। ठीक है ना, यानी ऐसे कोई भी बायोलॉजिकल मेजरमेंट्स या फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जिनकी बुनियाद पे हम किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं जी फिंगरप्रिंट मैपिंग है या फेशियल रिकॉग्निशन है या रेटिना स्कैन्स हैं, तो ये सारी बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब आपको पता है इंसेक्ट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और तरह की टेक्निक्स हैं इसमें, मतलब उनकी बॉडी मेजरमेंट्स की जा सकती हैं, उनके जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी तरह से साइटोजेनेटिक एनालिसिस भी किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखेंगे, जैसे जीनस यारा है या ड्रोसोफिला है, ठीक है, इनके अंदर हम क्रोमोसोमल जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए बता सकते हैं सिबलिंग स्पीशीज़ को, क्योंकि इनके क्रोमोसोमल जो होंगे वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होंगे। जैसे ड्रोसोफिला सूडो ऑब्सक्योरा जो है या ड्रोसोफिला पर्सी माइलस है, मॉर्फोलॉजिकली तो वो एक जैसे हैं, लेकिन उनका क्रोमोसोमल डिस्टिंक्टनेस जो होगी या क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो डिफरेंस होगा उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, दो सिबलिंग स्पीशीज़ हैं या डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। तो इस तरह से फिर इसमें या फिर कंबाइंड टैक्सोनॉमिक या इकोलॉजिकल मेथड्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको पता है ना कि इकोलॉजिकल करैक्टर्स भी कुछ होते हैं, इकोलॉजिकल वेरिएशंस आ जाती हैं जिसकी बुनियाद पे, यानी हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो है हम जो है सिबलिंग स्पीशीज़ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एनोफ्लीस मॉस्किटो है, तो उसमें क्या होता है कि वो उनका जो हैबिटेट प्रेफरेंस है वो वेरी करती है कि कहाँ पे उन्होंने एग्स देने हैं या किस तरह के हैबिटेट में वो रहते हैं। अब एनोफ्लीस मैक्यूली पेनिस कम्प्लेक्स को ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि उसमें 6 सिबलिंग स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जिनको हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे कि उनके अंदर किस तरह से हैबिटेट वेरिएशन आ रही थी और किस किस हैबिटेट के अंदर वो रहना प्रेफर करती थी। तो इस तरह से जो है फिर इसमें क्या होता है कि अक्सर जैसे अब पैरासाइटिक फाना हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स, फाना मीन्स के एनिमल्स का जो किसी भी खास एरिया में पाए जाते हैं, तो वहाँ के जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी सिबलिंग स्पीशीज़ को जो होता है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि उन पैरासाइट्स के अंदर जो होता है वो डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। इसी तरह से बेशुमार अब एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी जो होते हैं वो अक्सर जो होता है लेकिन कंक्लूसिव नहीं होते हैं। मतलब अगर हम एक्सपेरिमेंटली जो हैं, सपोज हमने दो मुख्तलिफ जो हैं वो स्पीशीज़ को एक जगह पे रखा एक लैब के अंदर और हम कहते हैं जी कि ये आपस में रिप्रोडक्शन करें, तो हो सकता है कि वो इकोलॉजिकल कंडीशंस जो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर वो आपस में रिप्रोडक्शन कर रहे थे, उनको लैब में वो ऐसा एनवायरनमेंट ना मिल सका हो, तो दैट्स वाई वो आपस में रिप्रोडक्शन ही ना करें और वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हमें फील हो रहे हों, हालांकि वो चाहे शायद सेम ही स्पीशी के मेंबर्स हों। तो इसीलिए डिग्री ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को आप दो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान जो है वो एक एब्सोल्यूट क्राइटेरिया नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है कि लेबॉर्ट्री की कंडीशंस वेरी कर रही हों जो एक नेचर के अंदर कंडीशंस आ रही थी। तो इकोलॉजिकल कंडीशंस के चेंज हो जाने की वजह से भी क्या हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस अक्सर क्या होता है वो इतना कंक्लूसिव नहीं हो सकता है। तो आप उससे 100% कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये सिबलिंग स्पीशीज़ हैं या नहीं हैं। तो इस तरह से फिर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस जो है उसमें भी अगर कोई मतलब दो स्पीशीज़ के दरमियान मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बिल्कुल नहीं है तो ये एक नेगेटिव करैक्टर जो होता है वो लिया जा सकता है, जो कि अभी भी नॉन डेफिनेटिव है, जिसके बारे में आप अभी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम स्टूडेंट्स से सिबलिंग स्पीशी के हवाले से बात करें तो सिबलिंग स्पीशीज़ जो होती हैं ये सिम्पैट्रिक भी हो सकती हैं और एलोपैट्रिक भी हो सकती हैं। अब एलोपैट्रिक का मतलब क्या है कि जब दो स्पीशीज़ जो होती हैं वो सेपरेट एनवायरनमेंट्स के अंदर पाई जाएं, ठीक है ना, तो उनके अंदर जीन फ्लो नहीं फिर हो पाएगा उन पॉपुलेशंस के दरमियान। तो इस तरह से हम सपोज कर लेते हैं कि जी इनके अंदर जीन फ्लो नहीं हो रहा और ये सेपरेट एनवायरनमेंट्स के अंदर चूँकि पाई जाती हैं इस वजह से। और सिम्पैट्रिक में क्या होता है कि जब दो स्पीशीज़ जो होती हैं वो एक सेम एनवायरनमेंट के अंदर पाई जाती हैं, यानी सेम लैंड के ऊपर पाई जाती हों, तो वो सिम्पैट्रिक है। एलोपैट्रिक में क्या है कि जब वो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती हों। तो अब जो ये सिबलिंग स्पीशीज़ होती हैं ज़रूरी नहीं है कि ये जस्ट सिम्पैट्रिक ही हों या एलोपैट्रिक ही हों, ये दोनों तरह की हो सकती हैं, यानी ये सिम्पैट्रिक भी हो सकती हैं और एलोपैट्रिक भी हो सकती हैं। तो इसी वजह से फिर जो है इसके अंदर इलेबोरेटिव स्टडीज़ की गई सिबलिंग स्पीशीज़ के हवाले से और इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर देखा गया जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मेडिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन सा था, एनोफ्लीस मॉस्किटो, क्योंकि आपको पता है कि यूरोप के अंदर आज से 150-200 साल पहले बहुत ज़्यादा मलेरिया फैला हुआ था, तो मलेरिया के ऊपर कंट्रोल करना इम्पॉसिबल बात थी। तो उस ज़माने में फिर टैक्सोनोमिस्ट ने ही इनको बताया कि एनोफ्लीस मॉस्किटो जो है इसकी सिबलिंग स्पीशीज़ पाई जाती हैं जिनमें से कुछ मलेरिया को ट्रांसमिट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं।
तो उसका डाटा भी आपको आखिरी स्लाइड में मिलेगा। तो इस तरह से अब मेडिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स में भी सिबलिंग स्पीशीज को फाइंड आउट किया गया। इसी तरह से अब जेनेटिकली इंपॉर्टेंट भी थी कुछ सिबलिंग स्पीशीज, जैसे उनका जेनेटिक डिफरेंसेस आपको क्रोमोसोमल कॉन्फिगरेशन का जैसे बताया, फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला है, पैरामीशियम है, या इसके अलावा जो है कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस को देखते हुए जो है वो एनिमल्स के अंदर जो है सिबलिंग स्पीशीज को फाइंड आउट किया गया मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। तो अब ये नहीं पता है अभी तक कि कितनी परसेंटेज सिबलिंग स्पीशीज की पाई जाती है मुख्तलिफ ऑर्डर्स के अंदर, लेकिन ये ज़रूर पता है कि ये जो सिबलिंग स्पीशीज़ होती हैं, ये ऑर्डर डिप्टेरा है जैसे, अब उसमें आपको पता है कि जैसे फ्लाइज का जो ऑर्डर जिसमें जैसे ड्रोसोफिला है, एनोफ्लीज, मॉस्किटो आ जाते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर भी जो है सिबलिंग स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ऐसे ही हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर है जिसमें आपको पता है एंट्स आ जाती हैं, तो इनके अंदर भी सिबलिंग स्पीशीज़ पाई जाती हैं। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है तो इसमें जो है मोथ्स आ जाते हैं, तो इनके अंदर भी क्या है सिबलिंग स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और प्रोटोजोअन्स में आपको पता पैरामीशियम आ जाते हैं, तो इनके अंदर भी क्या है सिबलिंग स्पीशीज़ पाई जाती हैं। अब अगर हम पैरामीशियम को ही सपोज कर लें तो पैरामीशियम और ओरेलिया जो है इसके अंदर जो है वो 14 सिबलिंग स्पीशीज पाई जाती हैं। यानी पैरामीशियम की जैसे अब आपको पता है ना कि मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, कम्प्लेक्स हैं जैसे, तो पैरामीशियम ओरेलिया एक कम्प्लेक्स का नाम है जिसके अंदर 14 सिबलिंग स्पीशीज इवन पाई जाती हैं। तो पैरामीशियम ओरेलिया जो है इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं कि आप इसमें अब देखें सिबलिंग स्पीशीज के मुख्तलिफ नेम्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम प्राइम ओरेलिया है, पैरामीशियम बाई ओरेलिया है, पैरामीशियम ट्राई ओरेलिया है, पैरामीशियम टेट्रा ओरेलिया है, पैरामीशियम पेंटा ओरेलिया है, पैरामीशियम सेक्स ओरेलिया है, पैरामीशियम सेप्ट ओरेलिया है, पैरामीशियम ऑक्ट ओरेलिया है, पैरामीशियम नोव ओरेलिया है, पैरामीशियम डेका ओरेलिया है, पैरामीशियम अनडेका ओरेलिया है, पैरामीशियम डो डेका ओरेलिया है, पैरामीशियम ट्रेडेक ओरेलिया है, एंड पैरामीशियम कॉर्डेक ओरेलिया वगैरह है। तो ये सारी स्पीशीज़ हैं जो कि पैरामीशियम ओरेलिया कम्प्लेक्स के अंदर जो हैं देखी गई, जो तो 14 सिबलिंग स्पीशीज़ बनती हैं, और इनका ये रेफरेंस आपको यहाँ पे दिया गया है जहाँ से ये मटेरियल लिया गया है। अब इस स्लाइड के अंदर स्टूडेंट्स आप पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ओरेलिया देख सकते हैं जो कि दोनों सिबलिंग स्पीशीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो हम पैरामीशियम ओरेलिया का भी देख रहे थे कि इसके अंदर 14 सिबलिंग स्पीशीज़ इवन पाई जाती हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सिबलिंग स्पीशी के हवाले से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि सिबलिंग स्पीशीज़ आर नॉट अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़। यानी ये नहीं है कि ये स्पीशीज़ के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, बल्कि ये क्या हैं, ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि हमें पता ही नहीं चलता, उनकी मॉर्फोलॉजी इतनी ज़्यादा मैच करती हैं कि उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस वाज़िया नहीं हो रहे होते, तो दैट्स वाई हमें वो सिबलिंग स्पीशीज़ का हम उन्हें नाम दे रहे होते हैं। तो इस तरह से ये वाली जो स्पीशीज़ होती हैं ये मॉर्फोलॉजिकली जो होती हैं ये ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस जो इनके अंदर होते हैं वो अक्सर क्या होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि इनको स्टडी जब किया जा रहा होता है तो जो होते हैं म्यूज़ियम वर्कर वो इनको आइडेंटिफाई नहीं सही तरह से कर पाते और उनको नहीं पता चलता कि ये क्या हैं या क्या नहीं है। सो सिबलिंग स्पीशीज़ जो होती हैं इनको अक्सर जो होता है वो इनकन्वीनियंटली क्या होता है कि म्यूज़ियम टैक्सोनॉमिस्ट जो होता है वो उनके लिए बड़ा ही एक दुश्वार गुजार मरहला होता है कि वो इनको आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो इसीलिए ऐसे स्पेसिमन्स जो होते हैं सिबलिंग स्पीशीज़ को उनको अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है जब भी इनको प्रिजर्व किया जा रहा होता है। मतलब वो टैक्सोनॉमिस्ट समझ लेते हैं कि शायद ये एक ही स्पीशी के जो स्पेसिमन्स इनको प्रिजर्व किया जा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब उन सिबलिंग स्पीशीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते बिकॉज ये मॉर्फोलॉजिकली बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल होती हैं। तो अब स्पीशीज़ जो होती हैं चूँकि ये म्यूज़ियम टैक्सोनॉमिस्ट ने नहीं बनाई हुई और स्पीशीज़ तो अल्लाह ताला ने तख्लीक की हैं या खुदा ने बनाई हैं, नेचर ने तख्लीक की हैं, तो इसीलिए अब इन सिबलिंग स्पीशीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और म्यूज़ियम वर्कर जो होते हैं वो बहुत सारे केसेस में फिर क्या करते हैं कि वो जो होता है म्यूज़ियम स्पेसिमन्स को एक जनरल लेबल दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आपको बताया ना कि एनोफ्लीज मैक्यूली पेनिस एक कम्प्लेक्स का नाम है, ग्रुप का नाम है जिसके अंदर 6 सिबलिंग स्पीशीज़ पाई जाती हैं। यानी यूरोपियन जो एनोफ्लीज मॉस्किटो है उसको एनोफ्लीज मैक्यूली पेनिस कम्प्लेक्स कहा जाता है। तो अब जो म्यूज़ियम वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, तो ऐसे सिबलिंग स्पीशीज़ के ग्रुप्स के लिए क्या कर लेते हैं, उनको एक जनरल लेबल लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब वो सारी वहाँ पे रखी हुई तो उनको कह देंगे जी एनोफ्लीज मैक्यूली पेनिस ग्रुप। मतलब वो उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि इनका ब्रीडिंग बिहेवियर क्या था, कौन सी क्या उसका नाम था एनोफ्लीज स्पीशी का बेसिकली। तो वो बस जनरली एक ग्रुप का नाम लिख के वहाँ पर उनको रख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अर्नेस्ट मायर ने कहा है कि सिबलिंग स्पीशीज़ जो हैं ये एक सेपरेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का नाम नहीं है। आपने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखी हुई हैं मुख्तलिफ तरह की, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी वगैरह, या इवन स्पीशी के अंदर भी सब स्पीशीज़ हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और जीनस के अंदर जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो सब जैनरा वगैरह हो सकते हैं।
तो अब इस तरह से जो ये सिबलिंग स्पीशीज़ हैं ये कोई सेपरेट टेक्सोनोमिक कैटेगरी नहीं है, जो मैं अभी आपको जैसे कैटेगरीज के कुछ नेम ले रहा था, बल्कि ये जो सिबलिंग स्पीशीज़ हैं ये तो एक ऐसा पेयर है या ग्रुप है जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स जो होते हैं ये प्रोटोजोआ से लेके मैमल्स तक पाए जाते हैं। और सिबलिंग स्पीशीज़ जो होती हैं इनके लिए कोई भी सेपरेट टेक्सोनोमिक कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाकी स्पीशीज़ से भी मुख्तलिफ नहीं होती हैं, सिवाय इसके कि इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस यानी मॉर्फोलॉजी के अंदर जो है डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है और बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, ना होने के बराबर। तो दैट्स वाई इनको जो है वो डिस्टिंग्विश करना एक दूसरे से काफ़ी हद तक मुश्किल हो रहा होता है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि हम सिबलिंग स्पीशी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कैसे सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो करैक्टर्स हैं आपने पढ़ा है टेक्सोनोमिक करैक्टर, जिनमें आपने पढ़ा है मॉर्फोलॉजिकल हैं, फिजियोलॉजिकल हैं, इकोलॉजिकल हैं, इथोलॉजिकल हैं या जियोग्राफिकल करैक्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो टेक्सोनोमिक करैक्टर्स हैं। तो उनमें से इकोलॉजिकल करैक्टर्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट माने जाते हैं जब भी हम सिबलिंग स्पीशीज़ को तशख़ीस कर रहे होते हैं या आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं या सेपरेट करना चाह रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब तीन जो हैं वो क्रिकेट्स की क्लोजली रिलेटेड जो हैं वो अगर हम स्पीशीज़ की बात करें जो कि सिबलिंग स्पीशीज़ हैं, अब वो क्रिकेट्स जो हैं उनके ग्रुप का नाम क्या है जिसके अंदर सिबलिंग स्पीशी पाई जाती हैं, वो है निमोबियस फैशिएटस ग्रुप, ठीक है। तो उनको आप कैसे आइडेंटिफाई तीनों सिबलिंग स्पीशीज़ को इस ग्रुप के कर सकते हैं बाय देयर हैबिटेट्स एंड सॉन्ग्स, कि उनका हैबिटेट कैसा है और उनके सॉन्ग कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब सदर्न मिशिगन जो है वहाँ पे जो इसकी एक सिबलिंग स्पीशी पाई जाती है वो है निमोबियस फैशिएटस। अब निमोबियस फैशिएटस जो है वो वहाँ पे जो ड्राई ग्रास लैंड्स हैं वहाँ पे पाई जाती है। उसकी पहचान क्या है, उसका हैबिटेट है। जबकि जो दूसरी सिबलिंग स्पीशी है वो क्या है, निमोबियस सोसियस। तो निमोबियस सोसियस जो है ये क्या करती है, इट स्कडर इन मार्शिस, यानी ये मार्शिस में क्या कर रही होती है, बहुत तेज़ी से मूव कर रही होती है, उसके अंदर बहुत स्पीड से मूव कर रही होती है, स्कडर कर रही होती है। इसी तरह से तीसरी जो इसकी सिबलिंग स्पीशी है वो निमोबियस टिनुलाई है। तो ये क्या करती है, ये सनी ओक हिकरी फॉरेस्ट के अंदर फुलटन कर रही होती है, मतलब वहाँ पे ये पाई जाती है, वहाँ पे रिजाइड करती है। अब जो ओक हिकरी फॉरेस्ट हैं ये क्या हैं, ये एक नॉर्थ अमेरिकन फॉरेस्ट की टाइप है, ठीक है, जो कि वहाँ के फॉरेस्ट इकोसिस्टम है नॉर्थ अमेरिका का, और ये इको रीजन माना जाता है इन टेम्परेट ब्रॉड लीफ एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट बायोम। तो इसकी रेंज अगर हम देखें तो ये रोडे आइलैंड और सदर्न न्यूयॉर्क या लोवा या जॉर्जिया वगैरह वहाँ के मतलब मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ये जो है वो पाया जाता है पूरे का पूरा इकोसिस्टम। तो इट मीन्स अब आप यहाँ पे देखें एक ग्रास लैंड में है, एक मार्शिस में है और एक सनी ओक हिकरी फॉरेस्ट में पाई जाती है। तो हैबिटेट इन तीनों सिबलिंग स्पीशी का क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है एक दूसरे से। इसी तरह से जो केव स्विफ्टलेट्स हैं, मतलब वहाँ की जो अबाबील हैं केव्स के अंदर, जैसे कोलोकेलिया है, तो ये एपरेंटली अगर हम देखें ज़ाहरी तौर पे तो इनको आप ज़्यादा बेहतर आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनके नेस्ट की कंपोजिशन के हिसाब से कि इनका नेस्ट किस तरह का ये बिल्टअप करती हैं। अगर आप इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखेंगे तो उससे इतनी ज़्यादा ये आपस में डिफरेंट नहीं है, बनिस्बत इसके कि इनके नेस्ट की कंपोजिशन को देखते हुए या नेस्ट को आप देखते हुए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी केव स्विफ्टलेट्स की स्पीशी है, क्योंकि उनका नेस्ट जो होगा वो वेरी करेगा एक स्पीशी का दूसरी सिबलिंग स्पीशी से। और इसी तरह से जो लास्ट यहाँ पे एग्जांपल आप देख रहे हैं वो 6 यूरोपियन सिबलिंग स्पीशी की आपको एग्जांपल दी गई है जो एनोफिलीज मैक्यूलिपेनिस के ग्रुप के अंदर पाई जाती हैं। अब मैंने बताया ना कि एनोफिलीज मैक्यूलिपेनिस एक ग्रुप का नाम है, कम्प्लेक्स का नाम है, जो कि अगर हम देखें तो उसका डिफरेंस किस बुनियाद पे आता है कि वो इकोलॉजिकली जो है वो वेरी कर रहे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली इतना ज़्यादा वेरी नहीं कर रहे होते हैं। तो इस तरह से इकोलॉजिकल करैक्टर्स अगर हम देखें तो हैकट और बेट्स ने जो हैं इनको देखा था, ऑब्जर्व किया था 1935 में और 1940 में। तो वो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अक्सर आथर्स इसको 1937 और 1940 भी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि किस तरह से ये सिबलिंग स्पीशीज होती हैं एनोफिलीज मैक्यूलिपेनिस की वेरी करती हैं और किस तरह से फिर इनके ऊपर जो है वो कंट्रोल कर लिया गया था। यूरोप के अंदर मलेरिया के ऊपर कैसे कंट्रोल किया गया था एनोफिलीज मैक्यूलिपेनिस कम्प्लेक्स की सिबलिंग स्पीशी को देखते हुए। अब जैसे कि स्टूडेंट्स हम प्रीवियस स्लाइड में देख रहे थे कि सिबलिंग स्पीशीज जो एनोफिलीज मैक्यूलिपेनिस कम्प्लेक्स की हैं उसका टेबल मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट स्लाइड में है। तो इसमें देखिए 6 यूरोपियन स्पीशीज एनोफिलीज मैक्यूलिपेनिस ग्रुप की आप देख रहे हैं जो इकोलॉजिकली वेरी करती हैं। अब कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे अब देखें यहाँ पे आप साइड पे एनोफिलीज की ये 6 सिबलिंग स्पीशी के नेम देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला नेम है मिलानून, दूसरी है मीजिया, तीसरी है मैक्यूलिपेनिस, चौथी है एट्रोपार्वस,
पांचवी है सैकैरोवी और छठी है लेब्रांचिया। तो अब इसमें मीलानून का अगर आप हैबिटेट देखें तो वो क्या है, राइस फील्ड है, जबकि मीजिया का क्या है, कूल स्टैंडिंग वाटर है। मैक्यूली पेनिस का देखें तो कूल रनिंग वाटर, यानी हैबिटेट के अकॉर्डिंग, यानी इकोलॉजिकल कंडीशंस ही उनकी वेरी कर रही हैं जहाँ पे उन्होंने क्या करना है, अपने एग्स देने हैं। एट्रोपार्वस का देखें तो वो कूल वाटर्स हैं। सैकैरोवी का देखें, उसका आप देखें तो शैलो स्टैंडिंग वाटर, यानी कम गहरा पानी है। यानी एक में आप देखें तो वो लोटिक वाटर है, रनिंग वाटर जिसको हम कह देते हैं, ठीक है। एक स्टैंडिंग वाटर है जिसको हम लैंटिक वाटर कह देते हैं। लेब्रांचिया का देखें तो वो वार्म वाटर है, मतलब मोस्टली वार्म वाटर होता है उनका हैबिटेट। जबकि वाटर टाइप भी अगर आप देखें तो वो वेरी कर रही है। इनकी पहली तीनों को अगर आप देखें तो वो फ्रेश वाटर में है, और एट्रोपार्वस को देखें तो वो ब्रैकिश हैं, सैकैरोवी को देखें तो वो ब्रैकिश वाटर में है, लेब्रांचिया को देखें तो वो भी ब्रैकिश में है। और हाइबरनेशन भी इनमें देखें डिफरेंस है कि मीलानून में हाइबरनेशन नहीं है, मीजिया में भी है, मैक्यूली पेनिस में भी है, एट्रोपार्वस, सैकैरोवी और लेब्रांचिया में नहीं है हाइबरनेशन। मलेरिया का कैरियर के हवाले से देखें तो मीलानून मलेरिया का बायस थी ही नहीं बिल्कुल भी, जिसको उस ज़माने में समझा जा रहा होता था। तो ये है टेक्सोनोमी का या सिस्टमेटिक्स का बेनिफिट, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से सिस्टमाटिस्ट जो होते हैं उन्होंने एक केयरफुल स्टडी करते हुए जो है वो सिबलिंग स्पीशी को आइडेंटिफाई कर लिया और मलेरिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया यूरोप के अंदर। तो मीजिया में देखें तो ये बिल्कुल भी मलेरिया कैरियर नहीं है, मैक्यूली पेनिस भी नहीं है, एट्रोपार्वस से थोड़ा बहुत मलेरिया को कैरी करती है। सैकैरोवी को देखें तो ये बहुत डेंजरस है, इसी तरह से लेब्रांचिया को भी देखें तो ये बहुत ही डेंजरस है। यानी ये लास्ट दोनों जो हैं सैकैरोवी और लेब्रांचिया जो हैं, ये बेसिकली असल जो मलेरिया की कैरियर हैं या जो ज़्यादा ख़तरनाक हैं वो यही दोनों स्पीशीज़ थी, और इनके हैबिटेट के अकॉर्डिंगली फिर इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया। अब इस स्लाइड में स्टूडेंट्स आपको जो है रिडले की बुक से एवोल्यूशन से जो है वो सिबलिंग स्पीशी के हवाले से बताया गया है कि सिबलिंग स्पीशी जो होती हैं इनमें अगर हम देखें तो फिनेटिक या रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जो होते हैं ये को इंसाइड नहीं करते हैं। मतलब इट मीन्स यानी जो रिप्रोडक्शन होती है वो ज़रूरी नहीं है कि एनिमल्स जो एक जैसे मॉर्फोलॉजिकली नज़र आ रहे हों वो आपस में रिप्रोडक्शन भी करेंगे। यानी फिनेटिकली और रिप्रोडक्टिवली जो है एनिमल्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो सिबलिंग स्पीशीज़ जो होती हैं, आपको पता है कि ऐसे पेयर्स हैं स्पीशीज़ के जो कि रिप्रोडक्टिवली तो आइसोलेटेड होती हैं लेकिन मॉर्फोलॉजिकली जो है वो एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल होती हैं, इनका आपस में डिफरेंस पता नहीं चलता है। तो इसमें क्लासिक एग्जांपल जो आपको दी गई है वो ड्रोसोफिला से दी गई है। इसमें आपने दो सिबलिंग स्पीशीज़ आप पढ़ रहे हैं। पहला आप इसमें नेम देख रहे हैं ड्रोसोफिला पर्सीमाइलस का, और दूसरा आप इसमें नेम देख रहे हैं ड्रोसोफिला सूडो ऑब्स्क्यूरा। तो ये दोनों जो स्पीशीज़ हैं इनको जो है अगर हम देखें तो ये इंटरब्रीडिंग यूनिट्स जो हैं बिल्कुल सेपरेट हैं। इट मीन्स कि अगर आप पर्सीमाइलस को सूडो ऑब्स्क्यूरा के साथ रख देंगे ड्रोसोफिला की स्पीशीज़ को तो ये फिर भी आपस में इवन इंटरब्रीड नहीं करेंगी। यानी ये रिप्रोडक्टिवली दोनों क्या हैं, आइसोलेटेड हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली अगर आप देखें तो दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल। फिनेटिकली यानी जो हैं एक्सटर्नली ये इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, इनमें आप डिफरेंस नहीं कर सकते, जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी दिखाता हूं मैं। और सिबलिंग स्पीशीज़ जो होती हैं ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि फिनेटिक एंड इंटरब्रीडिंग यूनिट्स आर नॉट द सेम इन नेचर। कि अगर आप मॉर्फोलॉजी को देख रहे हैं और इंटरब्रीडिंग को देख रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक जैसी मॉर्फोलॉजी रखने वाले एनिमल्स भी जो हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन कर भी रहे हों। अब इस स्लाइड के अंदर स्टूडेंट्स आप सिबलिंग स्पीशीज़ ड्रोसोफिला की देख रहे हैं, ड्रोसोफिला सूडो ऑब्स्क्यूरा और ड्रोसोफिला पर्सीमाइलस। अब देखें इसमें आपके मॉर्फोलॉजिकली दे आर वेरी सिमिलर और आइडेंटिकल बट दे आर बेसिकली रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। अब स्टूडेंट्स आपको इस लास्ट स्लाइड के अंदर जो है वो सब स्पीशीज़ का जो है वो सिबलिंग स्पीशीज़ से डिफरेंस बताया गया है कि सब स्पीशीज़ और सिबलिंग स्पीशीज़ में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो आपको पता है ना कि सब स्पीशीज़ आर बेसिकली जियोग्राफिकली डिफाइंड एग्रीगेट्स ऑफ लोकल पॉपुलेशंस विच डिफर टेक्सोनॉमिकली फ्रॉम अदर सच सब डिविजन्स ऑफ अ स्पीशीज़। यानी किसी भी एरिया के जो जियोग्राफिकली डिफाइंड एग्रीगेट्स होते हैं वहाँ की ख़ास लोकल पॉपुलेशंस के जो कि दूसरी सब डिविजन्स के एक ही स्पीशीज़ से टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट होते हैं तो उनको हम सब स्पीशीज़ का नाम दे देते हैं, जिसको एक रेस टर्म भी अक्सर हम इसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जो ट्रेडिशनल टर्म यूज़ होती रही है सिनोनाइम के तौर पर सब स्पीशीज़ के लिए। और सब स्पीशीज़ को हम कभी भी इंडिपेंडेंटली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं।
तो जैसे फॉर एग्जांपल बंगाल टाइगर है या साइबेरियन टाइगर है, तो ये सब स्पीशीज़ जो हैं इनको हम कहेंगे दोनों को। तो सब स्पीशीज़ जो होती हैं अगर हम उनको देखें तो वो क्या होती हैं, एक दूसरे से क्या होता है अक्सर बहुत ज़्यादा डिफरेंट नज़र आ रही होती है मॉर्फोलॉजिकली। जबकि सिबलिंग स्पीशीज़ जो होती हैं हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखा कि ये क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होती हैं और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं। तो यही दोनों का डिफरेंस है कि जो सब स्पीशीज़ होती हैं ये मोस्टली क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आ रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बर्ड्स ऑफ पैराडाइज नीचे दिखाए गए हैं, तो आप इनमें देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ चूँकि एरियाज़ के हैं, जियोग्राफिकल रीजन्स के, तो इनके अंदर मॉर्फोलॉजी भी आपको बेशुमार उसमें डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से बर्ड्स ऑफ पैराडाइज के ये मुख्तलिफ आप देख रहे हैं सब स्पीशीज़ को, जो कि मॉर्फोलॉजिकली बेशुमार आपको उनके अंदर डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप सिबलिंग स्पीशीज़ को देखें तो हमने देखा था जैसे ड्रोसोफिला के केस में कि वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल इनडिस्टिंग्विशेबल थी, कि आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे कि ये कौन सी जो है वो स्पीशी है। जैसे ड्रोसोफिला स्यूडो ऑब्सक्यूरा है, ड्रोसोफिला पर्सिमाइलस को आपने देखा है आज के लेक्चर में। These are the references of this lecture. Okay, thank you students.